हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू केयर। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वाइटल साइंस के बारे में कि वाइटल साइंस क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। और हमने 5 वाइटल साइंस के बारे में बात की थी: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, तो जिसमें हमने टेम्परेचर को इन डिटेल पढ़ा था। और नेक्स्ट जो हम अभी बात करेंगे वो बात करेंगे पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग पल्स। ठीक है, पल्स जो है हमारे पास वो क्या है? इट इज़ अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारे पास वेव बनती है ब्लड की, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। पल्स रिफ्लेक्ट्स आर हार्ट बीट। पल्स जो है हमारी हार्ट बीट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, पल्स इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग मॉडरेट प्रेशर विद द सेंसिटिव पैड्स लोकेटेड ऑन द टिप्स ऑफ 3 मिडिल फिंगर्स। ठीक है, जो हमारी 3 मिडिल फिंगर्स हैं उसके जो टिप्स पे हमारे पास जो सेंसिटिव पैड्स होते हैं उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं? पल्स को मेज़र करते हैं। Place your 3 fingers on radial artery located on the inner side of the thumb। ठीक है, और हम यहाँ पे इस जगह पे जो है हमारे पास ये रेडियल आर्टरी होती है। मोस्ट कॉमनली ये जो है मोस्ट कॉमन साइट है पल्स मेज़र करने के लिए। ठीक है, हम बाकी साइट्स के बारे में भी बात करेंगे इन डिटेल में। पल्स में बी फेल्ट एट साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हम पल्स को फील कर सकते हैं। सबसे पहले आ गई रेडियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट। रेडियल आर्टरी मैंने बात की रिस्ट की फ्रंट पे। ठीक है, फिर आ गई हमारे पास टेम्पोरल आर्टरी जो हमारे पास कहाँ होती है? टेम्पोरल बोन पे होती है। देन कैरोटिड आर्टरी एट द साइड ऑफ द नेक। फिर आ गया हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी अबव द एल्बो इन द एंटीकोबॉइटल फोसा। फिर फीमोरल आर्टरी जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे पास ग्रोइन में प्रेजेंट होती हैं। देन पॉप्लिशियल आर्टरी इन द पॉप्लिशियल फोसा, दैट इज बैक ऑफ द नी। फिर आ गई हमारे पास डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी विच इज प्रेजेंट ऑन फुट। देन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बिहाइंड द मीडियल मेलियोलस। ये जो है हमारे पास दीज आर द साइड्स ऑफ टेकिंग पल्स। बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं दैट इज रेडियल और कैरोटिड इन केस ऑफ सिक पेशेंट्स। ये आ गई हमारे पास इमेजेस जहाँ जहाँ पे हम पल्स को फील कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी? टेम्पोरल पल्स। फिर आ गई हमारे पास कैरोटिड, देन एपिकल जिसको मैंने बताया था कि सिर्फ स्टेथोस्कोप से हम चेक कर सकते हैं। फिर देन उसके बाद आती है हमारे पास ब्रेकियल पल्स। फिर रेडियल जो मोस्ट कॉमनली हम रेडियल यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आ गई फिमोरल। फिर पॉप्लिशियल जो हमने बताया था कि हमारे जो नी है उसके पीछे वाले रीजन में फील होती है। फिर उसके बाद आ गया पोस्टीरियर टिबियल एंड देन उसके बाद आ गया हमारे पास डॉर्सेलिस पेडिस पल्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। ये जो पिक्चर है हमारे पास, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जैसे वो पल्स फील होगी। ठीक है, बिफोर असेसिंग पल्स नर्स मस्ट बी फेमिलियर विद नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। जब भी हम पल्स असेस करते हैं तो हमें एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है पल्स की वो पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास पल्स की? रेट, रिदम, वॉल्यूम और उसकी टेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेट की। तो व्हाट इज़ रेट? नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। विच इज़ अराउंड 60 to 100 beats per minute on एवरेज, जो नॉर्मल रेंज है हमारे पास। अगर 100 से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया बोलते हैं। एंड अगर 60 से कम है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं। टैकी टर्म इज़ यूज्ड फॉर फास्ट एंड ब्रेडी टर्म इज़ यूज्ड फॉर स्लो। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पल्स रेट। पल्स रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आ गया एज, देन सेक्स, फिर हमारे पास फिजिक होगी, एक्सरसाइज, फूड, पोस्चर, देन इमोशंस, एप्लीकेशन ऑफ हीट, फिर पेन आ गया हमारे पास, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, डिजीज़ कंडीशन, ड्रग्स एंड कोल्ड एप्लीकेशन। ये जो है हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमारा पल्स रेट जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास रिदम। रिदम क्या हो गया हमारे पास? हमने रेट की बात कर दी, अब हम बात करेंगे रिदम की। इट रेफर्स टू द रेगुलरिटी ऑफ द बीट्स, कि पल्स कितनी हमारे पास रेगुलर है।
नॉर्मल हो गया हमारे पास इफ़ बीट्स आर स्पेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स। अगर जो पल्स है हमारे पास उसके जो बीट्स हैं वो इक्वल इंटरवल्स पे आ रही हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल रिदम बोलेंगे। और अगर इर्रेगुलर रिदम है हमारे पास तो इंटरवल जो है हमारे पास वेरी करता है बिटवीन द बीट्स। अगर हमारे पास इरेगुलरिटी प्रेजेंट है पल्स में तो जो पल्स है वो पूरे 1 मिनट तक काउंट करनी हमें ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम रेफर्स टू द फुलनेस ऑफ द आर्टरी। वॉल्यूम क्या है हमारे पास कि हमारी आर्टरी में कितना ब्लड आ रहा है, दैट इज़ फुलनेस ऑफ द आर्टरी, कितना फुल फील हो रही है हमें आर्टरी, दैट इज़ फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट एट ईच बीट। ठीक है, फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट एट ईच बीट। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, हमारा जो ब्लड है आर्टरीज में वो कितना है उस पर डिपेंड करती है। देन उसके बाद आगे टेंशन, इट इज़ द डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, टेंशन क्या हो गया हमारे पास, डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इट इज़ सेड टू बी हाई टेंशन व्हेन द आर्टरी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जब हमारे पास आर्टरी जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो आर्टरी है हमारे पास दैट इज़ ऑफ हाई टेंशन। फिर आगे लो टेंशन व्हेन इट इज़ ईजी टू कंप्रेस। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ टेकिंग पल्स। हमारे पास 2 मेथड है पल्स को लेने के लिए। एक है हमारे पास पैल्पेशन, दूसरा है हमारे पास ऑस्कल्टेशन। कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास पैल्पेशन, दूसरा है ऑस्कल्टेशन। ठीक है, पैल्पेशन इज डन बाय पैल्पेटिंग द पल्स साइट। पल्स साइट को पैल्पेट करके जो हम पल्स लेंगे वो क्या होगी हमारे पास, पैल्पेशन होगी। इफ़ पल्स इज रेगुलर काउंट फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट अगर पल्स इरेगुलर है तो हमें पूरा होल मिनट तक पल्स काउंट करनी ज़रूरी है। फिर ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जो है हमारे पास इट इज़ डायरेक्टली चेकिंग द हार्ट रेट विद स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जब हम डायरेक्टली हार्ट रेट चेक करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। तो जो हार्ट बीट है हमारे पास उसकी 2 साउंड्स होती हैं जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, दैट इज़ S1 एंड S2 है हमारे पास। वो कब आती है हमारे पास, जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग होती है। और जो S2 होती है तब वो हमें कब सुनाई देती है, जब प्लूटोनिक और आउटिक वॉल्व की क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो जो इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मफल्ड लब डब। जो हमें धक धक की आवाज़ आती है वो क्या होगी हमारे पास, वो एक्चुअली धक धक नहीं होती, वो लब डब साउंड होती है, जिसमें लब जो होती है वो S1 होती है और जो डब साउंड होती है दैट इज़ S2। मीन्स जो फर्स्ट साउंड आती है दैट इज़ S1 और जो सेकंड साउंड आती है वो कौन सी है हमारे पास, S2 साउंड। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। हमने टेम्परेचर कवर कर लिया और हमने पल्स कवर कर लिया। अब हम वाइटल साइंस में थर्ड वाइटल साइन की बात करेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट, इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड इंक्लूड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया कि ऑक्सीजन का हमारे पास इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन इज ऑल्सो अनदर वर्ड। वेंटिलेशन भी हम एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं विच रेफर टू मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन इज़ वेरी डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। जब कोई पेशेंट हमारे पास बहुत डीप और रैपिड रेस्पिरेशन करता है तो उसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोल देते हैं। और हाइपो वेंटिलेशन इज़ शैलो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग 2 टाइप की होती है, कोस्टल एंड डायफ्रैग्मेटिक। कोस्टल जो ब्रीदिंग होती है उसको हम थोरेसिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं और डायफ्रैग्मेटिक जो होती है उसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय मूवमेंट ऑफ चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये जो है हमारे पास जो थोरेसिक ब्रीदिंग है हमारे पास उसमें चेस्ट की मूवमेंट होती है अप एंड डाउन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर अडल्ट। जो जनरली अडल्ट्स में हमारे पास थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। फिर आ गया हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम ऑब्जर्व्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जनरली जो कौन सी ब्रीदिंग होती है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग होती है जो हमारे पास हमें शो होती है।
अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ वन इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज़ टिश्यू रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो क्या है हमारे पास, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और जो टिश्यू रेस्पिरेशन है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर इन लंग्स, मतलब किस किस के बीच में, ब्लड और एयर जो कौन सी कहाँ आती है हमारे पास, लंग्स में आती है थ्रू इनहेलेशन। फिर आ गया हमारे पास टिश्यू रेस्पिरेशन, जिसमें विच इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड एंड टिश्यू सेल्स ऑफ द बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दैट इज़ टिश्यू रेस्पिरेशन। नाउ वट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे पास अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास एज। एज जो है हमारे पास दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेस्पिरेशन। जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेस्पिरेशन जो होगी हमारे पास, रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो कम होता जाता है। फिर आ गया हमारे पास सेक्स, इमोशंस, एक्सरसाइज, इंजेशन ऑफ फूड एंड डाइजेशन, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, डिजीज़ कंडीशन कोई भी होगी, ड्रग्स होगी, जैसे जो नार्कोटिक्स होती हैं वो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम कर देती हैं। फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में भी हमारे पास जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। नाउ अब आती है हमारी बात, रेस्पिरेशन को हम असेस कैसे करेंगे, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। तो पेशेंट शुड बी एट रेस्ट। पेशेंट जो है हमारे पास जब हम रेस्पिरेटरी रेट को असेस करेंगे दैट शुड बी एट रेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इट इज़ असेस्ड बाय वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट या फिर एब्डोमेन की मूवमेंट को वॉच करके हम असेस करते हैं। और क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं, रेस्पिरेशन का रेट, रिदम और डेप्थ, और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेशन की वो भी हम असेस करते हैं वाइल असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट की। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन रेट पर मिनट। हेल्दी एडल्ट का जो रेस्पिरेशन ऑन एन एवरेज होती है दैट इज़ 12 to 20 पर मिनट, और एज द एज डिक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज। मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। रेस्पिरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम बच्चे की एज होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूपनिया बोलते हैं। अगर हमारे पास किसी भी पेशेंट की रेस्पिरेशन जो है वो स्लो है दैट इज़ ब्रेडिप्निया। अगर फास्ट ब्रीदिंग है टेकिप्निया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेडी टर्म इज़ यूज्ड फॉर स्लो एंड टेकी टर्म इज़ यूज्ड फॉर फास्ट, ठीक है। तो अगर स्लो रेस्पिरेशन है दैट इज़ ब्रेडिप्निया, अगर फास्ट रेस्पिरेशन है तो दैट इज़ टेकिप्निया। फिर हमारे पास आता है एपनिया, इट इज़ टेम्परेरी सिसेशन ऑफ द ब्रीदिंग। थोड़े टाइम के लिए अगर कोई भी बच्चा, जनरली ये बच्चों में ही होता है कि बच्चा बीच में ब्रीद करना बंद कर देता है, दैट इज़ एपनिया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिदम की। रिदम इज़ द रेगुलरिटी ऑफ एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। नॉर्मल ब्रीदिंग इज़ ऑटोनॉमिक एंड एफर्टलेस, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है हमारे पास दैट इज़ वो कौन सी होती है, ऑटोमेटिक होती है और एफर्टलेस होती है। फिर आता है हमारे पास डेप्थ। डेप्थ इज़ डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल, डीप और शैलो, ठीक है। डेप्थ जो रेस्पिरेटरी रेट होगा या तो नॉर्मल होगा, डीप होगा या फिर शैलो होगा। डीप क्या होता है हमारे पास, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एंड इन्फ्लेट मोस्ट ऑफ द लंग्स। और शैलो में क्या होता है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर, मिनिमल यूज़ ऑफ लंग टिश्यू, कॉमा इसमें क्या होता है, मिनिमल यूज़ होता है लंग टिश्यू का, ठीक है। अब हमने कवर कर लिए 3 वाइटल साइंस। कौन कौन से, हमने टेम्परेचर कवर कर लिया, हमने पल्स कवर कर लिया और रेस्पिरेशन कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरी इन विच इट इज़ फ्लोइंग, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर ऑफ
मर्क्यूरी, ठीक है, mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर के टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास सिस्टोलिक बीपी, एक होता है हमारे पास डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। द मैक्सिमम प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल फॉलोइंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब जो ब्लड है हमारे पास आर्टरीज पे कौन सा प्रेशर देगा, मैक्सिमम प्रेशर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। और डायस्टोलिक क्या हो गया हमारे पास? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल फ्लोइंग फॉलोइंग क्लोजर ऑफ द आउटटेक वॉल और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा हमारे पास, मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट होगा आर्टरीज की वॉल्स पे, उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर है हमारे पास, उसको मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल अपरेटस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब आ गया हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो है मोस्टली अफेक्ट करते हैं? एज होगी, सेक्स, बॉडी वेट, क्लाइमेट, एक्सरसाइज, इमोशंस अफेक्ट करते हैं, पोस्चर हो गया, कोई भी डिजीज़ कंडीशन होगी, ड्रग्स, हेमरेज होगी, अगर आईसीपी इंक्रीज़ है, किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ है, तो वो भी हमारे पास हमारे बीपी को अफेक्ट करता है। नाउ अब हम बीपी की रेंज के बारे में बात करेंगे। ये जो रेंज है हमारे पास, दीज आर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो जो नॉर्मल बीपी की रेंज होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के लिए, वो हम बात करेंगे। नॉर्मल हमें बीपी को हम नॉर्मल कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक बीपी इज़ लेस देन 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक इज़ लेस देन 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। मतलब कि लेस देन 120/80 mm ऑफ Hg अगर बीपी है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। एलिवेटेड कब बोलेंगे? जब जो बीपी है हमारे पास 120 to 129 सिस्टोलिक होगा और डायस्टोलिक इज़ लेस देन 80 mm ऑफ Hg। फिर आ गया हमारे पास हाई। हाई में हम किसको कंसिडर करते हैं? जब बीपी जो है 130 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर स्टेज 1 है हमारे पास हाइपरटेंशन की, तो उसमें क्या होगा? बीपी जो सिस्टोलिक बीपी होगा वो 130 से लेके 139 तक होगा और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 से लेके 89 तक होगा। अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन है तो बीपी जो होगा वो 140, सिस्टोलिक बीपी जो होगा वो 140 या फिर उससे ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक जो होगा वो 90 या फिर उससे ज़्यादा होगा। और थर्ड स्टेज आती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर 180 mm ऑफ Hg से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल देते हैं। एंड बीपी इफ़ is below 95/60 and it is considered as low BP और hypotension, ठीक है। अगर 95 सिस्टोलिक बीपी है और 60 इज डायस्टोलिक, उससे कम अगर बीपी आ रहा है किसी का, दैट इज़ लो बीपी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोटेंशन भी बोल देते हैं। डोंट टेक बीपी रीडिंग इफ पेशेंट इज डो नॉट टेक बीपी रीडिंग्स ऑफ पेशेंट इफ़, कि बीपी की रीडिंग्स हमने कब कब नहीं लेनी है? अगर पेशेंट की जो आर्म है उसमें आईवी इन्फ्यूजन लगा है, आर्म उसकी पेशेंट की इंजर्ड है या फिर डिजीज्ड है, पेशेंट की आर्म हैज़ शंट और फिस्टुला फॉर रीनल डायलिसिस ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी वेयर फीमेल हैड रेडियल मैस्टेक्टोमी। अगर किसी भी फीमेल की रेडियल मैस्टेक्टोमी हुई है तो उस साइड से बीपी नहीं लेना है। और कभी भी बीपी लेने से पहले हमें सबसे पहले जो बीपी अपरेटस है उसमें कोई भी डिफेक्ट है वो चेक करने हैं ताकि कोई भी फॉल्स रीडिंग्स ना आए। नाउ हमने अभी तक बात की वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। ऑक्सीजन सैचुरेशन में हमारे पास हम देखेंगे कि उसके जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो कितने होते हैं? 95 to 100% होता है। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है देन द पेशेंट इज सेड टू हैव हाइपोक्सिया। पेशेंट को क्या है हमारे पास? हाइपोक्सिया है, मीन्स उसको ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है एंड डीपर असेसमेंट की भी ज़रूरत है। तो जो सैचुरेशन, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है हमारे पास वो दैट इज़ मेजर्ड बाय
पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। और हम कैसे मेज़र करते हैं ये सारा कुछ मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेज़र करते करते हमें क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वाइटल साइंस के बारे में कोई भी क्वेरी नहीं होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।